स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। ठीक है, इसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम में सीधे मिलेंगे, यानी कि आपके एग्जाम में आएंगे। उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बताने वाले हैं VVI MCQ क्वेश्चन को जो आपको अभी के अभी रट लेना है। ठीक है, इतिहास के जो यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा जवाब देने का, क्योंकि एक तरह का आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग इसको रट लीजिए। सबसे पहले देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू कौन था? वो फ्रांसीसी चित्रकार थे, यानी कि इसका आंसर 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित था? तो फ्रेडरिक सरियू जो था वो फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक ऐसे राज्य स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा एक स्थान, राज्य सोचिए, स्थान या समाज की कल्पना कीजिए जो एक्चुअली में हो ही नहीं सकता है, उसको क्या कहते हैं? कल्पनादर्श कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूटोपिया, क्या कहते हैं? कल्पनादर्श या यूटोपिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक सरियू के 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है? तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, यानी कि दोनों की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा और कितना जवाब दे पा रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? तो वो दर्शाते थे आपका महिला, ठीक है, महिला के रूप में दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? यानी कि इसका मतलब हो गया कि तानाशाही। ठीक है, यानी कि निरंकुशवाद, इसका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक लेखक कौन थे? वो थे रूसो थे। ठीक है, रूसो जो एक लेखक है, वो सामाजिक उपबंध के नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो माना जाता है आपका फ्रांस की क्रांति के, ठीक है, वो है फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो फ्रांस में क्रांति के समय उस समय था आपका राजतंत्र भी था और निरंकुश भी था, यानी कि इसमें होगा A और B। ठीक है, याद रखिएगा, जो वहाँ पर शासन कैसा था, राजतंत्र और निरंकुश दोनों प्रकार के। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय की सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका निरंकुश सरकार। क्या कहा जाता है? निरंकुश सरकार कहा जाता है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, निरंकुश सरकार किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखिएगा कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन आपके जाकर फ्रांस में था। ठीक है, फ्रांस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद, कल्पनादर्श, रूढ़िवाद, रूपक। तो उसको कहते हैं आपका जाकर राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, धार्मिक मान्यताएं,
भाषा और लोक परंपरा, यानी कि इनमें सभी होगा, यानी कि समान संस्कृति से भी जुड़े होते हैं, समान इतिहास एवं धार्मिक से भी जुड़े होते हैं, भाषा और लोक परंपरा से भी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? तो हुए थे आपका बदलाव जाकर, यानी कि इसमें जो बदलाव हुए थे वो था राजतंत्र का अंत, नागरिकों के समूहों को सत्ता मिली थी, लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। यानी कि इसमें हो जाएगा आपका तीनों। ठीक है, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुने हुए नागरिकों के समूह नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा क्या क्या लागू किया गया था? सभी नागरिकों के लिए समान कानून। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति, माप तोल की एक समान व्यवस्था, यानी कि इनमें भी सभी हो गए, इनमें से सभी हो गए, यानी कि इस तरह के जो प्रशासनिक व्यवस्था में लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? सभी नागरिकों के लिए समान कानून और आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति। ठीक है, माप तोल की एक समान व्यवस्था, कि ना कि 1 केजी के लिए 1 केजी इतना हो गया कि 1 केजी को आप लोग मतलब 1 केजी को 2 केजी में बोल रहे, उसको दे रहा है कोई, यार 1 केजी को कोई 3 किलो में दे रहा है। तो एक मतलब कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, उसमें माप तोल की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे कोई पैसा भी हो रहा है, आयात निर्यात की शुल्क खरीदने बेचने का शुल्क समाप्त कर दिया गया था। सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून लगाए गए थे कि कोई भी कुछ भी करेगा सबको सभी तरह से क्या दंडित किया जाएगा, उस पर समान कानून लागू होगा। इस तरह के जो नेशनल असेंबली द्वारा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपका हो जाएगा कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो वो है आपका फ्रांस का। याद रखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रभक्ति का गीत क्या है? मार्सिले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका जाकर कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किस मुक्त कराना था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तानाशाही। ठीक है, तानाशाही से मुक्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का डैश घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? उसको सम्राट घोषित किया गया था। क्या? सम्राट घोषित। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था? तो उस संहिता का नाम था आपका नागरिक संहिता 1804। तो आपको पूछ सकता है कि नागरिक संहिता, ठीक है, कब लागू की गई थी? तो वो लागू हुई थी 1804 ईस्वी में। कौन लागू किया था? नेपोलियन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? देखिए, क्वेश्चन जो बोले वही क्वेश्चन है। 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, या इसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता भी कहते हैं लोग इस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1804 में लागू नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान था? ठीक है, क्या प्रावधान था उसमें? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा, यानी कि इनमें सभी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया? तो नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में। तो फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में कौन सा कानून लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए? तो क्या सुधार किए थे? समानती व्यवस्था की समाप्ति, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया, यानी कि इसमें सभी चीज़ों को लागू, यानी कि तीनों को लागू किया गया था। ठीक, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार
मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता था? तो कौन करता था? वो करता उदारवाद। ठीक है, उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति का वकालत करता था। कौन करता था? उदारवाद करता था। रूढ़िवाद से तात्पर्य है, तो रूढ़िवाद से तात्पर्य क्या है? स्थापित परंपराओं पर बल, रीति रिवाजों को बनाए रखने में आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध, यानी कि इनमें सभी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, रूढ़िवाद का तात्पर्य है। उदारवाद क्या है? या लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरे से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो लिबरेक्स, इसका शब्द का क्या है? इसका मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, उदारवाद लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है, लिबरे से हुई। इस शब्द का क्या अर्थ है? आज़ादी शब्द, आज़ादी इसका अर्थ है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका एक भी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब तक पढ़ रहे हैं आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था? तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था? वो था आपका व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था? तो यहाँ पर निरंकुश शासन का अंत, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार, उपयुक्त सभी। इनमें से किस में आंसर होगा? यानी कि इसमें जो होगा आपके उदारवाद इनमें से किसके पक्षधर था? निरंकुश शासन का अंत, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? तो सर्वेक्षण, संशोधन, जनमत संग्रह, आम चुनाव। तो कहा जाता है आपका, तो सभी के जो पूछा जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है जनमत संग्रह। तो आप लोग लिख सकते हैं जनमत संग्रह क्या है, इस आंसर को भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपका? जाकर उसे कहते हैं नारीवाद। ठीक है, कि वो इस विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? तो फ्रांस में जो था वो संपत्ति विहीन पुरुषों को नहीं था और सभी महिलाओं को नहीं था वहाँ पर मतदान करने का अधिकार। यानी कि इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया था? तो कब हरा दिया था उनको? तो हरा दिया था 1815 ईस्वी में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि जो हुई थी आपका जाकर 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का जो हुआ था वो हुआ था आपका जाकर 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए वियना संधि कब हुई थी? 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मेटरनिक ने की थी। याद रखिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई थी? तो उसमें जो पुनर्स्थापित हुई थी जो यहाँ के, कहाँ के? वियना संधि के बाद वहाँ पर हुई थी बुर्बो वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई थी, बुर्बो वंश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्रों की बहाली, जीते गए क्षेत्रों के फ्रांस से मुक्ति, ये सभी। यानी कि इसमें हो जाएगा आपका ये सभी होगा। ठीक है, रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्रों की बहाली करना, जीते गए क्षेत्रों की फ्रांस से मुक्ति कराना, यानी कि इसमें ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 1815 में
स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? प्रजातांत्रिक, कुलीन, निरंकुश, राजकीय। जो इसमें था वो निरंकुश था, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण। अब हम लोग इटली में चले गए। इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जूसेप्पे मैत्तिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली के 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जूसेप्पे मैत्तिनी का आपको पूछा जाएगा, जूसेप्पे मैत्तिनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने की? तो किसने की थी 1830 ईस्वी के दशक में? वो की थी आपका जूसेप्पे मैत्तिनी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना आपका जाकर मेजेनी की थी, मेजेनी। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा ताकि हम धीरे से थोड़ा सा रुक कर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि यंग इटली के अतिरिक्त मेजेनी ने और किस भूमिगत संगठन की स्थापना की थी? तो यंग इटली के अतिरिक्त मेजेनी ने भूमिगत संगठन की स्थापना की थी, वो की थी यंग यूरोप की। ठीक, याद रखिएगा। मेजेनी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो मेजेनी का प्रमुख लक्ष्य था आपका इटली का एकीकरण करना, राजतंत्र की समाप्ति करना, रूढ़िवाद का विरोध करना, यानी कि यह सभी थी उनका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैब्सबर्ग समाज किन देशों पर शासन था? तो हैब्सबर्ग जो समाज था वो था ऑस्ट्रिया और हंगरी, यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी, यानी कि दोनों होगा, यानी कि 3 नंबर होगा, ए और बी। सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो वो किया था आपका जाकर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था कैमिलो दे काबूर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपके जाकर कैमिलो दे काबूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राष्ट्र से कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हुआ था? तो आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपके जाकर गैरिबॉल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया था? वो किया था आपका रूढ़िवादी व्यवस्था। ठीक है, यानी कि 1 नंबर होगा। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध वह हुआ था आपके जाकर 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया था? तो जुलाई 1830 के बाद बुर्बो जो था राजवंश उसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्या है? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया था? तो वो किया था आपका जाकर संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, जो उसको हटाने के बाद संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो संवैधानिक राजतंत्र का जो था वो था लुई फिलिप था। अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। आपको पूछा जाएगा संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो लुई फिलिप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? किसने बोला था? यह जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कहा था मेटरनिक ने कहा था। याद रखिएगा, मेटरनिक ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनान को स्वतंत्र
राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? वो किया गया था 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन थे? तो जो किस साम्राज्य में मिले हुए थे यूनान? तो यूनान मिले हुए थे आपके जाकर ओटोमन में मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपको यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसमें जो शहीद हुए थे ब्रिटिश कवि वह हुए थे लॉर्ड बायरन, जो नाम के थे कवि थे वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1832 में कहाँ की संधि में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? तो हुआ था आपका कुस्तुनुतुनिया। ठीक है, कुस्तुनुतुनिया जो है वहाँ पर यह संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क जो कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया, बर्लिन, फ्रांसा, म्यूनिक। तो वो थे आपका प्रासा का। ठीक है, प्रासा का चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी खून और खड़ग। ठीक है, खून और खड़ग की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोह का नीति का अवलंबन किया था आपके जाकर बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो युद्ध किए थे वो किए थे 3 युद्ध किए थे एकीकरण के लिए। जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा किन राज्यों से युद्ध हुआ था? जर्मनी के लिए प्रसा किन राज्यों से युद्ध हुआ था? तो हुआ था ऑस्ट्रिया से। ठीक है, जर्मनी की जो है प्रसा के किन राज्यों से युद्ध हुआ था? प्रसा के ऑस्ट्रिया से हुआ था, डेनमार्क से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, इनमें से सभी से हुआ था। यानी कि याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का किन किन राज्यों से हुआ था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के राज्यों से युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। प्रासा का शासक कौन था? कि प्रासा का शासक कौन था उस समय? विलियम प्रथम जो था प्रासा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण जनवरी 1871 में हुआ था। यानी कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो वह हुआ था आपके जाकर वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अमूर्त भावना या विचार को किस मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, यानी कि जो अमूर्त है उसको हम लोग एक मूर्त आकृति में व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपके जाकर रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक। तो आपको पूछ सकता है रूपक क्या है, तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टूटी हुई बेड़ियाँ या मशाल, तलवार, उगदा सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगदा सूर्य आदि प्रतीक को कहते हैं आपके न्याय। क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो था वो था आपके फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बुलूत के पत्तों का मुकुट पहने, तो वो थे आपके जाकर जर्मनी का यह प्रतीक था। ठीक है, बुलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जर्मनी का। जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी में बुलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? स्वतंत्रता, वीरता, न्याय या शांति? वो माना जाता है आपका वीरता का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा। आज के कौन से देश बाल्कन क्षेत्र में स्थित थे? तो आज के जो है बाल्कन क्षेत्र में स्थित है वो जाकर यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो भी, ये जितने भी देश है यह बाल्कन के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी है उसे कहा जाता है आपके जाकर स्लाव। क्या कहते हैं? स्लाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य का अधीन था? तो बाल्कन क्षेत्र जो था वो ईरानी साम्राज्य के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के कारण तनाव पनपा था। बाल्कन लोगों ने किस आधार पर अपनी आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है बाल्कन लोगों ने किस आधार पर अपनी आज़ादी का राजनीतिक या अधिकारों का दबाव किया? तो यहाँ पर क्या था आपके जाकर राष्ट्रीयता के लिए दबाव किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किन शक्तियों को बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं था? इसमें से जो है दिलचस्पी नहीं था, चीन और जापान को इसमें दिलचस्पी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जाकर निर्जातीय। क्या कहलाता है? निर्जातीय कहलाता है। राष्ट्रवाद, यह देखिए जितना भी क्वेश्चन था आपको ऑप्शन वाइज था, अब कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह यूरोप के राष्ट्रवाद में उदय का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1790 में डैश के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र की जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास या धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का डैश घोषित किया जाता है? तो सम्राट घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए डैश बनाई? तो आचार संहिता बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित समाप्त कर दिया, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हम लोग जितने भी पढ़े ना उसी से संबंधित है। दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास डैश के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जर्मन राष्ट्र, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मन राष्ट्र का रूपक डैश था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जो था आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े जर्मनिया था। क्या था? जर्मनिया। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े, इसको जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास डैश के नाम से जाना जाता है? वो क्या कहा जाता है? समन्वयवाद कहलाता है। अभी पढ़े जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था? जर्मनिया। ठीक है, इसको रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक डैश है? तो मारियान था। कौन था? मारियान था। भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना डैश ने की थी? वो मेतेस्नी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इटली में एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? काउंट कैमिलो द कावूर ने किया था। काउंट कैमिलो दे कावूर ने किया था। ठीक है, इटली के एकीकरण का आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 19वीं सदी में डैश ने यूरोप को राजनीतिक भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? यह क्या है? डैश। तो राष्ट्र राज्य का उदय के ने यूरोप के राजनीतिक भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए थे। डैश का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना था। यह था वियना संधि। ठीक है, डैश संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, इसको हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि अगले चैप्टर में, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सीएसएन स्टडी। हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को महामैराथन, जिसमें सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे यदि आप अभी से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है।
जय हिंद।